हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का राजनीतिक ज्ञान का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, न्यायपालिका। देखो, हमने न्यायपालिका के बारे में कुछ पढ़ भी लिया था। कौन होती है न्यायपालिका और किस प्रकार वो अपना कार्य करती है, कानून का शासन है उसको किस प्रकार वो बरकरार रखती है, या कानून के शासन की कैसे वो हमारी रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों की हमारी वो सुरक्षा करती है, संविधान की व्याख्या करती है और संविधान की सुरक्षा करती है। इनके बारे में हम पढ़ चुके थे, नॉर्मल सी बात। उसके बाद हमने उनके निर्वाचन की विधि पढ़ चुके थे। जैसे कोलेजियम प्रणाली थी। कोलेजियम प्रणाली, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उन 5 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है, यानी जो भी जिसको भी न्यायाधीश बनाना है उसका नाम प्रस्तावित किया जाता है राष्ट्रपति पास, और राष्ट्रपति उसको क्या कर देता है, उस नाम के आधार पर उसको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है। ठीक है, ये होती है कोलेजियम प्रणाली। उसके बाद हमने पढ़ना ये था कि कॉलेजियम प्रणाली थी, लेकिन उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ था, वो पढ़ने वाले हम। देखो, एक 99वां संविधान संशोधन हुआ था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। 99वां संविधान संशोधन, जो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने इसमें संशोधन किया। तो जो हमारी कॉलेजियम प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली? कॉलेजियम, इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसके स्थान पर एक नया आयोग बना दिया गया, जिसे बनाया गया न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया, यानी एक न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसका काम यह था कि उन्होंने न्यायाधीश को क्या करना था, नियुक्त करना था। यानी इस कॉलेजियम प्रणाली को क्या कर दिया गया था, उन्होंने नष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका, इसने क्या किया, इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी भी, जो न्यायपालिका होती है उसके पास एक शक्ति होती है न्यायिक पुनरावलोकन की। इसके द्वारा वो देखती है कि जो भी कानून बना है, जो भी निर्णय लिया गया है, क्या वो संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि वो संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती है, उस निर्णय को, उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत। हुआ क्या, देखो इसके अंदर तो जो परामर्श लिया था उसमें 5 ही न्यायाधीश होते थे। एक न्याय जो मुख्य न्यायाधीश था, और एक होता था, 4 होते थे वरिष्ठ न्यायाधीश। लेकिन जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके अंदर देखो, इसमें तो जो परामर्श देने वाले थे खुद वो न्यायाधीश थे, लेकिन इसके अंदर कुछ मंत्रियों को भी शामिल कर लिया गया था। जैसे वित्त मंत्री है, जो विधि मंत्री है, कानून मंत्री है, उनको भी इसमें क्या कर दिया था, शामिल कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, इन्होंने इस आधार पर उसको अवैध घोषित कर दिया भी, जो संसद ने कानून बनाया, जो कार्यपालिका निर्णय लिया है, वो संविधान के अनुसार नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 50 ये आपको कहता है कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, उनका पृथक्करण है, न्यायपालिका का पृथक्करण। लेकिन जब इसमें परामर्श देने वाले कुछ व्यक्ति, मंत्री भी आ गए, कुछ बाहर के व्यक्ति आ गए, तो ऐसी स्थिति में तो पृथक्करण नहीं रहा ना। कार्यपालिका के जो मंत्री थे, जो कार्यपालिका थी, वो भी सलाह देने के लिए, देखो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को पहले तो ये सलाह देते थे। मोदी ने क्या कह दिया कि ये कह दिया भी ये सलाह देंगे, उसके अंदर क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा जो मुख्य न्यायाधीश होगा, अध्यक्ष होगा तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 2 मंत्री होंगे इसमें, तो एक विधि मंत्री जो होते हैं वो 2 मंत्री इसमें शामिल किए जाएंगे। 2 कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे जो कानून के बारे में विशेष ज्ञाता रखते हैं। इनका जो प्रबुद्ध व्यक्तियों का जो नियुक्ति की जाएगी, वो एक समिति के द्वारा की जाएगी। उस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता, जो विपक्ष का नेता होता है, वो शामिल होंगे। यानी कहने का मतलब, देखो ये मंत्री शामिल होंगे, इसका मतलब इसको कार्यपालिका इंटरफेयर करने लग गई ना न्यायपालिका में, तो वो तो कर ही नहीं सकती। अगर कार्यपालिका के व्यक्ति परामर्श देने में न्यायपालिका के पास आ गए, या न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अगर कोई मंत्री सलाह दे रहे हैं, तो वो तो फिर अपने व्यक्ति के आधार पर काम करेगा, एक राजनीतिक दल के आधार पर काम करेगा, यानी उसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी। इसी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए इस कानून को, इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका ने क्या कर दिया,
अवैध घोषित कर दिया। क्योंकि उसने कहा था भी इसके अंदर जो व्यक्ति थे, जो परामर्श देने के लिए जो संस्था बनाई गई थी, उसके अंदर कार्यपालिका इंटरफेयर कर रही है, कार्यपालिका हस्तक्षेप कर रही है, या कार्यपालिका इसके अंदर प्रभुत्व स्थापित कर रही है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन होता है। ठीक है, ये दलील देकर उन्होंने क्या कर दिया, इसको अवैध घोषित कर दिया। यानी जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था 2015 में, इसको लागू किया गया था। देखो ये 99वां संविधान संशोधन था 2014 में, 2015 को उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया, और वर्तमान में वापस कौन सी प्रक्रिया को अपना लिया गया, कॉलेजियम प्रणाली को। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन सी प्रक्रिया, तो ये कहोगे आप कॉलेजियम प्रणाली है। ठीक है, अब हम, ये तो एक सिंपल सी बात, आपको इसमें तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। तो ये प्रक्रिया एक बार नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इस कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया था। जो अब न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के लिए जो परामर्श देगा, वो ये नहीं देंगे, बल्कि वो व्यक्ति परामर्श देंगे कि किस व्यक्ति को नियुक्त करना है। राष्ट्र करेगा तो राष्ट्रपति नियुक्त, लेकिन परामर्श अब ये नहीं देंगे, वो देंगे, और उसका नाम क्या लग दिया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग रख दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया न्यायपालिका ने, और वापिस ही कौन सी प्रक्रिया को है, कॉलेजियम। इसका मतलब वर्तमान में कौन सी प्रक्रिया चल रही है, कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा गया है, या उसको फिर से जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे न्यायपालिका की संरचना की। न्यायपालिका की संरचना, देखो न्यायपालिका की संरचना, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे आपके ये सिलेबस से नहीं है, लेकिन सिलेबस से संबंधित है। देखो हमने ये कहा था अभी, न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। हमने कहा था कि जो संसद होती है वो न्यायाधीशों को हटाती है। संसद किसको हटाती है, न्यायाधीशों को। न्यायाधीशों को हटाने का काम करती है संसद, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया। यानी ये दो प्रकार से संसद न्यायाधीशों को हटा सकती है। एक तो कदाचार का दोषी हो जाए, ये हम पढ़ चुके हैं, कदाचार साबित हो जाए उनका, या हम कह सकते हैं वो अयोग्य घोषित हो जाए, यानी वो अयोग्य है इस सीट के लिए, अयोग्यता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन दो स्थितियों में न्यायाधीश को क्या होता है, एक अपने पद पर हटाया जा सकता है। वैसे उसका कार्यकाल स्थिर होता है, पहले नहीं हटाया जा सकता, लेकिन दो स्थितियों में संसद द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। एक बार अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया, अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया। हाँ, एक बार प्रस्ताव आया था, एक बार क्या आया था, प्रस्ताव आया था 1991 में। इसका मतलब एक बार इसका प्रस्ताव आ चुका है 1991 के अंदर। ठीक है, 1991 में जो प्रस्ताव आया था उसके अंदर संसद ने जो एम रामास्वामी थे, रामास्वामी, ये इनके विरुद्ध आया था, और संसद के अंदर टोटल 108 वोट पड़े थे इसके पक्ष के अंदर। यानी 108 लोगों ने क्या किया था, इसके पक्ष में वोट दिए थे भी इसको हटाना है जी, इस न्यायाधीश को हटाना है। क्यों, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अंदर, पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जब वो काम कर रहे थे, देखो ये सुप्रीम कोर्ट में थे, लेकिन उससे पहले वो पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम किया था। और उसमें कुछ उन्होंने वित्तीय, आप कह सकते हो अनियमितताएं, यानी कुछ वित्त से संबंधित कुछ घोटाला कह सकते हो, या करप्शन कह सकते हो, या कुछ लापरवाही उन्होंने की थी जब वो पंजाब और हरियाणा में मुख्य न्यायाधीश थे। ऐसी स्थिति में तो उस स्थिति को मानते हुए उनको हटाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो 108 सदस्यों ने क्या किया था, इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे 108। लेकिन देखो 2/3 बहुमत तो मिल चुका था उनको, 2/3 बहुमत तो मिल चुका था, लेकिन कांग्रेस दल था ना, कांग्रेस दल, उसने इसमें मत नहीं दिया था। यानी कांग्रेस दल ने इसके अंदर मत नहीं दिया था, भाग नहीं लिया था मतदान के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसका मतलब तो कुल सदस्य संख्या होती है, 2/3 बहुमत मिला, लेकिन कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं मिल पाया, बहुमत नहीं मिल पाया। बस इसका कारण
इसको नहीं हटाया गया, यानी अभी तक किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है, एक बार आई थी ऐसी स्थिति आई थी हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर, जब उसको हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में रखा गया था। वो 1991 के अंदर आई थी और 1991 में एम रामास्वामी थे, उसके विरुद्ध आई थी ये। ठीक है, उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और उससे पहले वो पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। और ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियमितताएं यानी वित्तीय कुछ लापरवाही अनियमितताएं बरतने के कारण उसके विरुद्ध ये प्रस्ताव रखा गया था हटाने के लिए। और इस प्रस्ताव पर टोटल संसद के 108 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी उसके पक्ष में वोट दिए थे कि इस न्यायाधीश को हटाना चाहिए। ठीक है, यानी एक कदाचार साबित हो चुका था। लेकिन हुआ क्या, जो कांग्रेस दल थी उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। तो जो मतदान हो रहा था ना उनके विरुद्ध, उसके अंदर कांग्रेस दल ने भाग ही नहीं लिया। तो इसका मतलब 2/3 बहुमत तो मिल चुका था, लेकिन कुल सदस्यों का जो बहुमत मिलना था ना वो नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव गिर चुका था, यानी वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसका मतलब इनको नहीं हटाया गया। तो एक बार स्थिति आई थी जिनको हटाना था, लेकिन वो भी प्रस्ताव गिर गया। इसका मतलब अभी तक कोई भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। ये कुछ बात थी आपको बतानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की संरचना, हम बात करते हैं न्यायपालिका की संरचना की। देखो, न्यायपालिका की संरचना की बात करो तो हमारे जो भारत के अंदर न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है? एकीकृत न्यायपालिका, ये ध्यान रखना। ये हमारे भारत के अंदर जो न्यायपालिका, अगर आपसे प्रश्न पूछे ना भारत में न्यायपालिका की प्रकृति कैसी है या उसकी संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, तो आप क्या आंसर दोगे? एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत क्या होती है कि देखो, जो संघीय देश होते हैं ना, हम एक बार एक सिंपल सी बात लेते हैं। संघीय देश, और संघीय देश में मुख्य उदाहरण लेता हूँ अमेरिका का। उनके अंदर केंद्र का और राज्य का अलग अलग न्यायालय होता है। यानी राज्य का और केंद्र का अलग, हमारे भी अलग अलग न्यायालय है, लेकिन हमारे ये स्थिति नहीं अपनाएगी। हमारे एकीकृत, इसको तो क्या है, उनकी स्थिति अलग है। यानी ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। लेकिन भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका, यहाँ पर एकीकृत नहीं है, दोहरी न्यायपालिका है। हम यहाँ पर एकल न्यायपालिका भी कह सकते हैं। एकल न्यायपालिका है, एकीकृत है, यहाँ पर दोहरी है। ठीक है, जो संघीय देश होते हैं ना उसमें दोहरी न्यायपालिका ही पाई जाती है। केंद्र का होता है अलग, राज्य का होता है अलग, और जो राज्य का उसके केंद्र में अपील भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि ये सर्वोच्च होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर राज्य वाला जो न्यायालय है वो सर्वोच्च नहीं है। कैसे? हमारे यहाँ पर जो न्यायालय वो पिरामिड आकृति का है, हम ये त्रिभुज आकृति ले सकते हैं। यानी आप कह सकते हो हमारे यहाँ पर न्यायालय की जो संरचना है वो पिरामिड आकृति की है। कैसी है? पिरामिड आकृति की संरचना पाई जाती है। कैसे? सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके बाद जो जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद तहसीलों के हैं। यानी कहने का मतलब इस प्रकार एकीकृत, यानी जुड़ी, ऐसे एकीकृत न्यायपालिका बनाएगी, ये जुड़ी हुई आपस में। इसकी अपील इसमें कर सकते हैं, तहसील वाले की अपील डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले की अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यानी ये अंतिम अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। अंतिम अपील कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, अगर उन्होंने कोई निर्णय दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में उससे अपील की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को बदल भी सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं दिया, या संविधान की उन्होंने जो व्याख्या की है वो व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करता है और वो चेक करता है भी जो निर्णय दिया गया है, जो दंड दिया गया है वो संविधान की व्याख्या के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया, तो वो क्या कर सकती है? उसके निर्णय को बदल भी सकती है। इसका मतलब अंतिम अपील करता होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। अंतिम अपील हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर राज्य का अलग हाई कोर्ट है और केंद्र का अलग न्यायालय है, उनका अंतिम कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पर पिरामिड आकृति का रखा गया है। ठीक है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे हाई कोर्ट है, यानी इस प्रकार है। एक सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह तहसील है, जो अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे न्यायालय हैं वो इसके अधीन है सुप्रीम कोर्ट के। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया, जो भी निर्णय दिया, इन सभी को मानना पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है भी केंद्र न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और राज्य को मानना पड़ेगा, वो नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका स्थापित होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों को मानने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की संरचना कैसी है, आप क्या आंसर दोगे? तो एकीकृत न्यायपालिका है या पिरामिड आकृति में हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसका मतलब संघीय देशों की तरह नहीं है, हमारे देश में संघात्मक प्रणाली है, लेकिन हमने संघात्मक की विशेषता नहीं अपनाई, हमने एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है। तो आगे हम नेक्स्ट इसकी बात करें। देखो ये तो होगी न्यायपालिका की संरचना, आप कहोगे जी एकीकृत है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैटर पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो मतलब सबसे ऊपर कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर होता है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है। हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं इसका जो निर्णय होता है ना, इसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है, अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, अपने जो अधीनस्थ न्यायालय है, आप ये कह सकते हो उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों का यह तबादला की सिफारिश कर सकता है, न्यायाधीशों का तबादला, इसकी सिफारिश कर सकता है ये राष्ट्रपति को, ठीक है। ये शक्ति इसके पास है। हम ये कह सकते हैं भी उच्च न्यायालय हर राज्यों में होता है, तो उच्च न्यायालय का कोई एक राज्य है, उच्च न्यायालय कोई निर्णय है, ठीक है, या आप कह सकते हो उच्च न्यायालय के पास कोई वाद चल रहा है, वाद, उस वाद को वह दूसरे न्यायालय में भेज सकता है, दूसरे न्यायालय में भी उसको ट्रांसफर कर सकता है, यानी भेज सकता है, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, यानी क्या कर सकता है, इनके जितने भी निर्णय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों को मानने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, ये एकीकृत न्यायपालिका को ही विशेषता प्रकट कर रहा है। ये सबसे ऊपर है, इसका मतलब अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे वो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, इसकी सिफारिश कर सकता है वो, जो उनका तबादला किया जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, तो वो नीचे की अदालत जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला होता है। जैसे हमारे पंजाब का है, राजस्थान का है, तो राजस्थान वाले न्यायाधीश को पंजाब में भेज सकता है, पंजाब वाले को राजस्थान में भेज सकता है, यानी इस प्रकार वो तबादला कर सकता है। हम और बात करें, अगर कोई बात चल रहा है, कोई ऐसा कोई मैटर चल रहा है उच्च न्यायालय में, तो वो क्या कर सकता है, वो ये कह सकता है ये दूसरे उच्च न्यायालय में भेज दिया जाए, यानी उसको दूसरे उच्च न्यायालय के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, उसको भेज सकता है। ये हमारा है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद हम उच्च न्यायालयों की बात करें, आप इसमें ये भी कह सकते हो उच्च सर्वोच्च न्यायालय में, हम ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं सर्वोच्च न्यायालय का, भाई जो उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, या आप कह सकते हो अधीनस्थ न्यायालय ने, की बात है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में या अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है। यानी हाई कोर्ट ने मान लेते हैं किसी की सजा बरकरार रखी, यानी उसको फांसी की सजा दी थी, उसको वो व्यक्ति कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वहां पर अपील कर सकता है वो, ठीक है। यानी ये जो भी उच्च न्यायालय ने, जो भी उसके अधीनस्थ न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है, जो भी उनको दंड दिया है व्यक्ति को, तो वो अंतिम रूप से क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है, ठीक है। यानी वो उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकता है उस पूरे निर्णय को लेकर, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम निर्णय जाता कैसे है, लेकिन एक बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो उच्च न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय से जो निर्णय मिला है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है, ठीक है। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो भी उसके अधीनस्थ न्यायालयों को मानने पड़ते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है, चाहे आप ये कह सकते हो तहसील की जो कोर्ट है, यानी उसके अधीन जितने भी न्यायालय आते हैं उच्च न्यायालय के, उन सभी को वो क्या करता है,
उसको संचालित करता है, या आप कह सकते हो उसका जो भी निर्णय होता है वो इन न्यायालयों को मानना पड़ता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं भी इन न्यायालयों में जो भी डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया, उसके विरुद्ध अपील तो हाईकोर्ट में की जा सकती है, हाईकोर्ट में की जा सकती है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये पिरामिड आकृति की तरह, इसका मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद कह सकते हैं तहसील, यानी इन दोनों की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, हाई कोर्ट के निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी जो अधीनस्थ अदालत है, इसके अधीनस्थ जो न्यायालय थे, उन न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो निर्णय दिया है उसकी अपील सुनकर वो क्या कर सकता है, उसकी फिर से मतलब पूरी की पूरी जांच कर सकता है और उसकी सजा को वो बदल भी सकता है। ठीक है। मान लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सजा दी, कोई मान लो किसी प्रकार का दंड दिया, तो हाईकोर्ट उसके, देखो इसके न्यायालय की अपील हाईकोर्ट में होगी, तो हाईकोर्ट उसके निर्णय को बदल सकता है अभी, क्योंकि हाईकोर्ट इससे पुनः उसकी फिर से जांच करवाता है। अगर वो वास्तव में ऐसा नहीं होता, मतलब जैसा उसको सजा दी गई है, अगर उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, उसने अपराध नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में वो उसको फ्री कर सकता है। यदि उसके अपराध साबित हो जाता है पुनः जांच के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वो उसकी सजा क्या रख सकता है, बरकरार रख सकता है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय है। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट करें जिला न्यायालय। देखो जिला न्यायालय क्या होता है, ये अपने जिले में होता है, और इसके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इसके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनकी ये क्या कर सकता है, अपील सुन सकता है। क्या कर सकता है, अपील। बात तो वही है, क्योंकि इसके नीचे होते हैं, उसकी अपील ये सुनेगा, जिले वाले की अपील हाई कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इसी तो हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक है। और चौथा आप कह सकते हो इसे अधीनस्थ और भी न्यायालय है इसके, अधीनस्थ न्यायालय। ये न्यायालय क्या कर सकते हैं, ये जो निर्णय दिए हैं ये फौजदारी और दीवानी से संबंधित, फौजदारी और दीवानी कोई विवाद है उससे संबंधित निर्णय, उसकी जो अपील की जा सकती है वो जिला न्यायालय में की जा सकती है, जिले वाले की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, हाई कोर्ट वाले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अपील होती कैसे है वो आगे हम पढ़ेंगे। एक बार तो मैं यही पढ़ना है कि किस प्रकार ये एकीकृत न्यायपालिका है, उसकी संरचना बनाई गई है। सबसे ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट रखा गया है, उसकी हमने कुछ बातें पढ़ ली। फिर वो क्या कर सकता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, तो उसने निर्णय दिया वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है। उसके बाद वो क्या कर सकता है, किसी विवाद को दूसरे न्यायालय में भेज सकता है वो। ठीक है। हाईकोर्ट की जो निर्णय दिया उसके विरुद्ध अपील सुन सकता है वो। इसी प्रकार हाईकोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जो निर्णय है वो उसकी संचालित कर सकता है, उसको निर्णय दे सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसके जो निर्णय है उसकी अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद हम जिला न्यायालय की बात करते हैं। जिला न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसकी अपील जिला न्यायालय में की जा सकती है। अधीनस्थ होता है जो उसके नीचे होते हैं, तो सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे और भी तहसील का जो न्यायालय होता है। यानी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं एक दूसरे के ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इसको भी बोलते हैं हम एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। इसकी अपील इसमें, इसकी अपील इसमें, इसकी अपील इसमें। यानी इतना बताने के लिए आपको ये अलग अलग बताया गया था, यानी भारत के अंदर इस व्यवस्था को अपनाया गया है, एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। जैसा संघीय देशों में अपनाया गया, भारत में वैसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में क्या है। देखो हम न्यायपालिका को क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, न्यायपालिका की क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार होता है कौन कौन से क्षेत्र में इसका अधिकार है, अभी कौन कौन सा कार्य करते हैं ये, आप ये समझ लो। यहाँ पर यहाँ लिख सकता हूँ मैं, जो आपका न्यायपालिका है उसका कार्य क्या क्या है, मतलब कौन कौन से कार्य कर सकते हैं वो। क्यों, क्योंकि एक तो क्लियर है कि हम कह सकते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका अपने कार्यों में क्या है, स्वतंत्र है।
अब कार्यों में स्वतंत्रता इसका मतलब ये थोड़ी हम अपनी मनमर्जी करने लग जाएगी, यह तो मैटर नहीं है ना। ये किसी के बाध्य नहीं है, इसका मतलब इसको स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता दी गई है इसका मतलब ये तो ये न्यायपालिका अपनी मनमर्जी करने लग जाए। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रतिबंध होता है भी वो संविधान के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। ये तो प्रतिबंध सभी पर होता है। वो अपनी मनमर्जी तो नहीं चला सकती, तानाशाही तो नहीं हो सकती यदि उसको स्वतंत्र कार्य करने की अगर उसको छोड़ दी गई है तो। यानी उसको संविधान के अनुसार ही क्या करना पड़ता है? निर्णय करना पड़ता है, यानी कानून के अनुसार उसको चलना पड़ता है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा था व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को आगे क्रियान्वित या लागू करना, न्यायपालिका का काम होता है उसी कानून के अनुसार न्याय देना। इसका मतलब व्यवस्थापिका संसद ने जो कानून बनाया उसी के अनुसार न्यायपालिका न्याय देगी, कानून को थोड़ी तोड़ देगी वो, या संविधान को थोड़ी अतिक्रमण कर पाएगी। इसका मतलब स्वतंत्र है, लेकिन उसको काम क्या करना पड़ेगा? संविधान के अनुसार ही करना पड़ेगा। यानी जो संविधान की पाबंदियां हैं, जो संविधान में लिखित है उसके कार्य न्यायपालिका को वही कार्य करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में इसका पहला क्षेत्राधिकार आता है आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और जिसको हम क्या बोलते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। देखो मौलिक क्या होता है और प्रारंभिक क्या होता है। अपने पहले मौलिक की बात करते हैं। मौलिक होता है मूल, बेस। इसका मतलब जो मूल क्षेत्राधिकार होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं न्यायपालिका, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। देखो अपने यहाँ न्यायपालिका लिखते ही नहीं, यहाँ लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इसमें जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो होते हैं वो अधिकार जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो न्याय देने का या निर्णय देने का जो काम करता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। किसके पास आता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास अपील नहीं होती इसकी। इसका नहीं, पहले हाई कोर्ट में निर्णय होगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके अंदर जो क्षेत्राधिकार आते हैं वो सीधा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही लेती है, ध्यान रखना। इस क्षेत्राधिकार में जो भी मुद्दे आते हैं उससे संबंधित जो भी निर्णय होता है ना वो सीधा सुप्रीम कोर्ट रहता है, उसमें हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है हमें। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं इसके अंदर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन ये वो क्षेत्राधिकार है जिसके अंदर अपील करने की क्या, क्योंकि इसका निर्णय लेने का अधिकार ही सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट उसके दिनेश न्यायालयों का है ही नहीं। इसी कारण इसको मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। ये उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसका मतलब जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखो हमने कहा था हमारी जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, लेकिन साथ में मैंने ये भी बात कही थी जिस देश में संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है, हमने भारतीय संविधान की विशेषता की थी ना, उसमें कहा था मैंने एक लाइन साथ में कि जिस देश में संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है उसमें जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, यानी उसका प्रारंभिक ये मौलिक क्षेत्राधिकार है। क्या? देखो पहली क्लियर तो आपको बात ये रखना है, इस संबंधित जो भी मुद्दे आते हैं उसके अंदर निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट का नहीं होता। इसका मतलब इसके अंदर हमें हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके अधीनस्थ न्यायालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे उसके जो निर्णय होंगे वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होंगे, यानी उसको सुप्रीम कोर्ट को ही उसको अधिकार दिया गया है कि उससे संबंधित उसको निर्णय लेना है। तो कौन कौन से निर्णय? जैसे जो हमारी संघीय प्रणाली से संबंधित जो निर्णय होते हैं, संघीय प्रणाली, क्योंकि संघीय प्रणाली कौन सी होती है? जिसमें केंद्र और राज्य दो सरकारें काम करती है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, यानी केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। इस चीज को पढ़ चुके हैं जब भारतीय संविधान की विशेषता की, और सबसे बड़ा लेसन हमने पढ़ा था संघीय शासन की विशेषता, उसको हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर क्या होता है? केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। इससे इस प्रणाली से संबंधित कोई भी मुद्दा आता है, ध्यान रखना, उसको हाई कोर्ट निर्णय नहीं दे सकता। सिर्फ कौन देता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देता है। इसका मतलब ये सीधा सुप्रीम कोर्ट का ही क्षेत्राधिकार है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसका निर्णय दे सकता है, उस वाद को हल कर सकता है, यानी उसके अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें कोई केंद्र राज्य में विवाद हो, क्योंकि दो आ जाते हैं ना, एक से ज्यादा सरकार होगी तो विवाद तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। घर वाले बोलते हैं ना, जब ज्यादा बर्तन होते हैं तो खड़केंगे वो। तो अपने घर में ज्यादा जो बच्चे होते हैं, ज्यादा सदस्य होते हैं तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। ठीक है,
केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाए, या कोई राज्य राज्य के मध्य विवाद हो जाए, या एक से ज्यादा राज्य, एक से अधिक राज्य और केंद्र के मध्य विवाद हो जाए, यानी कोई भी स्थिति हो, इन सभी विवादों का निर्णय करती कौन है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार है। इसका निर्णय, इन विवादों को हल करने का काम कौन कर सकती है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये इसका मौलिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। अब इससे संबंधित एक बात और करें, एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। जैसे मान लो हमारे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करती है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट नहीं करती, ध्यान रखना। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद है ना, तो उसके अंदर जो निर्णय करती है वो कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। यानी ये भी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार है। अब अगर आपको मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ पूछे तो आप इतना ही अर्थ समझोगे कि जिसका निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करती है। इन जो वाद होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उससे पहले हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि कई बार छोटे विवाद होते हैं, फौजदारी दीवानी विवाद, उसको हम पहले, होता है ना गांव के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है, पहले हम तहसील में जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहां पर निर्णय नहीं है, हमें न्याय नहीं मिलता, फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सीधा ही सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेता है, सीधा वो विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसी कारण इसको बोलते हैं मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, संघीय शासन प्रणाली से अगर कोई विवाद हो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हल करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हल करता है। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, हम क्षेत्राधिकार पढ़ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के। तो पहला तो होता है प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होता है रिट से संबंधित क्षेत्राधिकार। किससे संबंधित? रिट से संबंधित। और ये हम पढ़ चुके हैं, 5 प्रकार की रिट दायर कर सकता है, यानी जारी कर सकता है, पढ़ा था ना हमने, याद आ रहा आपको? जैसे मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 32 पढ़ा था हमने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके अंदर 5 प्रकार की रिट दायर कर सकती है हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जैसे संधि प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, याद आ रहा है कुछ, परमादेश। यानी ये 5 प्रकार की क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट रिट दायर कर सकता है, रिट उसको जारी कर सकता है। ये किस लिए होती है? ये हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए होती है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। और इस चीज में पढ़ चुके हैं, पढ़ा था ना, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, सुप्रीम जो न्यायपालिका होती है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की रक्षा करती है, कानून के शासन की रक्षा करती है। इसका मतलब मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? ये जो रिट दायर की जाती है, रिट जारी करती है, इसके द्वारा होती है। इसका मतलब अगर हमारे मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है या कोई हानि पहुंचा रहा है, चाहे वो विस्थापिका कानून बनाकर हमारे मौलिक अधिकारों को छीन रही है, यानी चाहे वो संसद ऐसा कानून बना रही है जिससे हमारे मौलिक अधिकार का नुकसान हो रहा है, चाहे कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय ले रही है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का नुकसान हो रहा है, या कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है, कोई भी हो जो हमारे मौलिक अधिकारों का कोई सी प्रकार का नुकसान करती है या उसको हानि पहुंचाती है, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट दायर कर सकते हैं और हम वो मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये मौलिक क्षेत्राधिकार क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मेरे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं था। जो मौलिक क्षेत्राधिकार था उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, उसमें तो यही था अगर उससे संबंधित कोई विवाद आता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगा। इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ये हमारे ऑप्शन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में जो रिट दायर होती है वो आर्टिकल 226 के तहत होती है। आर्टिकल 226 के तहत भी हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। बात समझे ना? उसमें तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में तो कोई ऑप्शन नहीं था, हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट ही उसका निर्णय करेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है तो उसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं।
हम हाई कोर्ट में भी जाकर रिट दायर कर सकते हैं, 5 प्रकार की रिट जो आपने पढ़ी है। और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे। आपको अच्छा लगे, जहां पर आपको सही लगे वहां पर आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत वो रिट दायर कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी रिट दायर कर सकते हो। ये होता है रिट से संबंधित उसका क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये हम रिट दायर कर सकते हैं और उस मौलिक अधिकारों की हम सुरक्षा कर सकते हैं। जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक बता देता हूँ इसी के तहत। देखो, एक आर्टिकल 13 था, इसके अंदर हमने थोड़ा पढ़ा था, आपको पढ़ा था मौलिक अधिकार पढ़ा था हमने। और मौलिक अधिकार जो होते हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक थे, लेकिन हमारा जो पहला मौलिक अधिकार शुरू होता है वो 14 से शुरू होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने बात भी की थी, जो आर्टिकल 12 था उसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई थी, वो कैसा है वो आपको पूरा कंप्लीट बताया था। 13 के अंदर क्या था, हमने ये पढ़ा था भी संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है, जो आपके सिलेबस में इतना ही लिखा था उतना बता देता हूँ आपको मैं, कि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है। मौलिक अधिकारों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी उसको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या कर सकती है, उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हुई या नहीं हुई? तो न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकता है, उस कानून को खत्म किया जा सकता है। और खत्म करने का मैंने आपको बताई थी पावर कौन सी है, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये आपको रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। इसका मतलब इसके अंदर दोनों ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और हाई कोर्ट में भी अपने रिट दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जो संसद अगर ऐसा कोई कानून बनाए तो जो हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सीधे क्या जो न्यायपालिका होती है वो आर्टिकल 13 के तहत उसको क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे हम उसके और क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, कुछ अपीलीय संबंधी क्षेत्राधिकार है, कुछ सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है, तो हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।